हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे आर पास जो टेक्स्ट बुक हैं पार्ट 3 के सेकेंड चैप्टर पे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ये चैप्टर लिया गया है 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या है। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुग़ल रूलर्स। औरंगज़ेब जो थे वो लास्ट थे मुग़ल रूलर्स के सबसे पावरफुल इंसान। ये इस्टाब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस किया, सबसे लार्ज पार्ट जो कैप्चर किया उन्होंने अपने टेरिटरी में, वो थी इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, जिन्हें हम सूबेदार्स भी कहा जाता है, एंड बिग ज़मींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलीजनल किंगडम्स। उनकी डेथ के बाद, उनकी देहांत के बाद बड़े बड़े ज़मींदार्स और मुगल गवर्नर्स ने क्या किया, असर्टिंग का मतलब कब्ज़ा जमाना उनकी अथॉरिटी पे, और उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स खुद के एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various parts of India, और हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग किंगडम का बंटवारा किया गया क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ हो चुकी थी। दिल्ली could no longer function as an effective center। दिल्ली को एक सेंटर माना जाता था जहाँ से सारे एक्शंस और सब कुछ प्लान होता था, उसे अभी वो कंसिडर नहीं किया गया। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerged on the political horizon, the British। 18th century के second half में यानी 1850s में नई पावर इंडिया में इमर्ज हुई, जिसने पॉलिटिकल हॉरिजॉन ही बदल दिया, वो थी द ब्रिटिश। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिश आए थे वो तो एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी लेके आए थे इंडिया में, और उनको कुछ शौक नहीं था बाकी के टेरिटरीज़ को अक्वायर करने का। हाउ देन डिड दे कम टू बी अ मास्टर ऑफ द वास्ट एम्पायर? लेकिन कैसे हुआ ये कि वो इंडिया को रूल करने लग गए? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम ये चीज़ सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहादुर सिंह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल रूलर कोई था नहीं, बट लेकिन मुग़ल एम्परर्स थे वो इम्पॉर्टेंट, अपना हक हर चीज़ों पे जमाने लग गए। इनफैक्ट when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar and Mughal emperor at that time was seen as a national leader। और जब 1857 में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट हुई, वहाँ पे बहादुर संग जफ़र और मुग़ल एम्परर साथ में थे और वो नेचुरल लीडर की तरह एक्ट कर रहे थे। वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। और जब वो रिवॉल्ट ख़त्म हुआ तब बहादुर शाह जफ़र, उनको वो किंगडम से बेदखल किया गया और उनके जो बेटे थे उनको कोल्ड ब्लड यानी उन्हें मारा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granted it the sole right to trade with the East। ठीक है, इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर किया था, जब क्वीन एलिजाबेथ वन वहाँ पे इंग्लैंड में रूल कर रही थी, और उन्होंने एक सोल राइट यानी कि एक जिम्मेदारी सौंपी उन पे कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। This means that no longer other trading group in England could compete with the East India Company। इसका मतलब ये था कि कोई भी बाकी के ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete यानी मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वही एक है जो ईस्ट कैप्चर करेंगे। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price। ये चार्टर का रूल ये था, इसका रूल था कि ये कंपनी क्या करते थे, अलग अलग ओशंस, वेंचर अक्रॉस दी ओशन, मतलब अलग अलग जगहों पे जाके, देखो यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढते थे कहाँ से जाके वो गुड्स खरीद सके चीप प्राइस में और उन्हें कैरी कर सके यूरोप में और उसे बड़े महंगे दाम में बेच सके। तो बहुत पूरे देश में ट्रैवल करते थे इसके लिए। The company did not have to fear competition from other English trading companies। और ये कंपनी को बाकी ट्रेडिंग कंपनीज के साथ कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा था।
Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. Mercantile यानी कि a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. तो cheap में goods खरीदते थे और महंगे में बेच देते थे, और तभी कोई competition भी नहीं होता था students, इसलिए profit काफ़ी अच्छा बनता था उसका, so that they could buy and cheap and sell dear. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. और यही चार्टर था, वो बाकी के यूरोपियन पावर्स को वो मार्केट ईस्टर्न मार्केट में कैप्चर करने नहीं दे रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी पूरा मार्केट कैप्चर कर चुकी थी. By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. तो बेसिकली क्या हुआ था स्टूडेंट, ये पहली शिप इंग्लिश की शिप थी जो सेल करके गई थी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. उन्होंने केप ऑफ गुड होप का भी एक राउंड मारा एंड उन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस किया. और जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अपना बिजनेस ऑलरेडी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया था, और उनका बेस मतलब यानी कि उन्होंने इंडिया में प्रवेश कर लिया था. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. 1498 में एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर ने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. और डच जो थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इंडियन ओशन में ट्रेड करने का. Soon the French traders arrived on the scene. फिर फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए. The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. और ये सारे जो कंपनीज थे उनको एक ही चीज़ खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी थी. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. जो फाइन क्वालिटी के कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होते थे इंडिया में, वो बड़ा मार्केट था यूरोप में. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. So pepper, cloves, cardamom, cinnamon वो भी उनका डिमांड भी काफ़ी अच्छा था. Competition amongst European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. इस competition बढ़ गया था क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए थे, और यूरोपियन कंपनीज के बीच inevitably pushed up the prices, और इस वजह से क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए गुड्स के जो खरीदने थे. एंड दिस reduced द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न, और इससे क्या हो गया, प्रॉफिट्स अर्न करना मुश्किल हो गया था. द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स. और एक ही तरीका था जिससे ट्रेडिंग कंपनीज अच्छा बिजनेस कर सकते थे, बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स, यानी कि उनके जो कॉम्पिटिशन में थे उनको डिफीट करना, उनको हरा देना. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. और यही चाह थी कि मार्केट्स को जीतने की, इस वजह से फियर्स बैटल्स यानी बहुत सारे झगड़े और बहुत सारा युद्ध भी हुआ ट्रेडिंग कंपनीज के बीच. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. तो 17th और 18th सेंचुरी में क्या करते थे, जब भी दुश्मन की वो शिप देख लेते थे तो उसे ब्लॉक कर देते थे या उसे डुबा देते थे, रूट को ब्लॉक कर देते थे, और जो दुश्मन की शिप्स होती थी वो उनका सप्लाई गुड्स का रोक देते थे. ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. और ट्रेड आर्म्स और एम्यूनिशन से कैरी यानी उनके पास हथियार होते थे और उनको प्रोटेक्ट किया जाता था फोर्टिफिकेशन से. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. और ये जो effort था जो fortify करने का settlement और profit carry करने का trade से, यानी कि कम दाम में चीज़ें खरीद के ज़्यादा दाम में बेचना, इससे क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था जो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें. द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics. इस वजह से कंपनी को बहुत मुश्किल हुआ कि ट्रेड और पॉलिटिक्स को कैसे अलग किया जाए. Let us see how this happened. East India Company began trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1615. This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. उसी टाइम बेस ट्रेड कहाँ से होता था, बंगाल रिवर हुगली से होता था, और वहाँ से ही फैक्टर्स ऑपरेट होते थे.
The factory had a warehouse where goods for exported were stored and it had offices where company officially sat. तो ये फैक्ट्री में वेयरहाउस होते थे जहाँ पे गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, स्टोर किए जाते थे. एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और उसी ऑफिस में कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे कंपनी ने मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स से कहा कि तुम फैक्ट्री के करीब आके रुक जाओ. By 1969, it began building a fort around the settlement. और 1696 से क्या हो गया था, एक बड़ा सा फोर्ट बन गया था सेटलमेंट के आजू बाजू. 2 years later, it bribed Mughal officers into giving the company zamindar rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Kolkata or Calcutta as it is known today. So 2 साल के बाद मुग़ल एम्पायर्स को ब्राइब यानी कि रिश्वत दी गई, कंपनी गिविंग द कंपनी ज़मींदार राइट्स, कंपनी यानी ज़मीन की राइट्स देने की, कंपनी के ज़मीन की राइट्स देने की 3 विलेजेस को ख़रीदते हुए. तो उन्हें बताया गया कि तुम हमें 3 ये विलेजेस दे दो, हम तुम्हें इस कंपनी के ज़मींदार की राइट्स दे देंगे. तो इसमें से एक विलेज था कलिकत्ता, जिसे हम कोलकाता भी कहते हैं. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. फरमान यानी कि ऑर्डर, शाही फरमान. तो औरंगज़ेब, मुग़ल एम्प्रर औरंगज़ेब ने क्या किया, एक फरमान ग्रांट किया कि कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया जाए. The company tried continuously to press for more concessions and manipulated existing privileges. वो कंपनी क्या किया कि लगातार वो कोशिश करती रही कि उनको कंसेशन यानी डिस्काउंट मिलते जाए, और उनको जो प्रिविलेज यानी कि सुविधाएं मिल रही थी उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें उनकी चाह थी. औरंगज़ेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट्स टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. औरंगज़ेब के फरमान में सिर्फ उनको ये राइट मिला था कि कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी. लेकिन जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, जो प्राइवेट ट्रेड कैरी कर रहे थे, दे वर एक्सपेक्टेड टू पे, उनको तो ड्यूटी पे करना था. दिस दे रेफ्यूज़ टू पे, और उन्होंने बोला कि नहीं, प्राइवेट ट्रेड भी अगर हम कर रहे हैं तो भी वो ड्यूटी फ्री होना चाहिए. कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. उस वजह से एक बड़ी घाटा हुआ पैसे का बंगाल में. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. और जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, वो कैसे प्रोटेस्ट ना करते इसको. How trade led to battles. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. Intensified का मतलब है बढ़ जाना. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy and other religious powers were doing at that time. और जब ये औरंगज़ेब की मौत हुई तब बंगाल नवाब्स थे, उन्होंने अपना हक जमाना चालू कर दिया और अपने रिलीजियस पावर्स का यूज़ करके बंटवारा करना चालू कर दिया. Murshid Quli Khan was followed by Alwardi Khan and then Sirajudullah as a Nawab of Bengal. तो ये तीनों थे, वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे as Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. और हर एक किंग जो था वो एक strong ruler था. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेफ्यूज़ किया कंपनी को कंसेशन देने का, और उन्होंने काफ़ी लार्ज डिमांड किया ट्रिब्यूट्स यानी प्रॉफिट को शेयर करने का, फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. डिनाइड इट राइट टू मिंट कॉइन्स, और डिनाई किया कि ये ऐसा ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे हम, और हम इन्हें कमाने नहीं देंगे. एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और तभी तुरंत उनका ट्रेड रोकने का निश्चय किया. Accusing the company to decide, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and underpaying the authority of the Nawab. तो ये बताया जा रहा था कि उन्होंने अक्यूज़ किया कंपनी को, अक्यूज़ यानी कि उन पर लांछन लगाया, ऑफ डिसाइड. दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट. वो कंपनी जो थी वो बंगाल गवर्नमेंट को खाली कर रही थी, उनका पैसा लूट रही थी, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा लूट रही थी, और यही अथॉरिटी नवाब को मिलनी चाहिए, क्या उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, और ये डिसाइड करने की कि कौन सी चीज़ पे कहाँ टैक्स लगना चाहिए.
It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. और वो कंपनी क्या कर रही थी, वो टैक्सेस नहीं पे कर रही थी, डिसरिस्पेक्ट नहीं, गंदे गंदे लेटर्स लिख रही थी और उन्हें गालियाँ दे रही थी नवाब और उनके ऑफिशियल्स को. The company, on its part, declared that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया था कि ये जो डिमांड कर रहे हैं नवाब्स वो सही नहीं है और ये ट्रेड खुद से रन करना चाहते हैं. ट्रेड तब बढ़ेगा ट्रेड जब ड्यूटीज़ हटाई जाएंगी. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its fort. तो वो ये भी कन्विंस करना चाहते थे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट को कि अगर हमें ट्रेड एक्सपांड करना है और सेटलमेंट बढ़ाने हैं तो हमें विलेजेस खरीदने होंगे और हमें अपना फोर्ट यानी कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा. The conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्योंकि लोगों के विचार मिल नहीं रहे थे, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब लड़ना चाहिए. द बैटल ऑफ प्लासी. When Alivardi Khan died in 1756, Sirajudullah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would be willing to give trade concessions and other privilege. और ये जो कंपनी थी वो काफ़ी चिंतित हो गई थी क्या उनके पावर में और क्या वो हमारे गुलाम बनने को, पपेट यानी कि खिलौना बनने को रेडी होंगे जो हमें ट्रेड कंसेशंस देंगे, टैक्स फ्री ड्यूटी करने देंगे और बाकी के सुख सुविधा देंगे. सो इट ट्राइड थ्रू विच विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकेम द नवाब. ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की लेकिन कुछ सक्सेस नहीं मिला. तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिराजुद्दौला के राइवल यानी कि उनके ऑपोजिट जो थे उनको नवाब बना दिया. An infuriated Shahidullah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. तो infuriated यानी उनको तो गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने उनके एनिमी को सहारा दिया था. तो उन्होंने कंपनी से कहा कि तुम बंद करो ये सब, अपने पॉलिटिकल अफेयर्स बंद करो, तो फोर्टिफिकेशन करना बंद करो और जितने भी पैसे रेवेन्यूज़ आते हैं वो टाइम टू टाइम पे करो. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazaar. और जब नेगोशिएशन यानी जब नेगोशिएट करना ख़त्म हो गया था, नवाब अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पहुँचे कसीम बाज़ार. कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, उन्हें पकड़ा और उनको वेयरहाउस को लॉक द वेयरहाउस. डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन यानी उनके सारे हथियार उन्होंने ले लिए. एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, और सारे जो शिप्स से जो ट्रेड हो रही थी उनको ब्लॉक किया गया. देन ही मार्च टू कैलकाता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर. कलकत्ता में मेन फोर्ट था उनका, तो वहाँ पे भी वो कंट्रोल करने पहुँच गए. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. Robert Clive के कमांड में उन्होंने कंपनी फोर्सेस भेजी जब उन्हें पता चला कि कलकत्ता की तरफ ये लोग आ रहे हैं. Reinforced by naval fleets थे उनके साथ. Prolonged negotiations with the Nawab followed. फिर नवाब के साथ negotiations वापस चालू हो गए. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव उनकी आर्मी के साथ और सिराजुद्दौला उनकी आर्मी के साथ कंपनी सिराजुद्दौला के साथ वो प्लासी में झगड़ा करने पहुंच गए, उनके साथ युद्ध करने पहुंच गए. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Shahidulah's commanders, never fought the battle. तो उनकी डिफीट नवाब की इस वजह से हुई क्योंकि उनके फोर्स में मिर जफ़र जी थे जो शहदुल्ला के कमांडर थे, उन्होंने कभी वो युद्ध में शामिल नहीं हुए. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Shahidullah. So Clive ने क्या किया था, उनके जो ओपोनेंट थे, एनिमी थे, उनको बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन हमें इस नवाब को हराना है. और क्रशिंग यानी कि शहदुल्ला को मारा गया. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. Battle of Plassey इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो एक फर्स्ट विक्ट्री थी, मेजर विक्ट्री कंपनी की इंडिया के खिलाफ.
After the defeat at Plassey, Shirjudullah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. और मिर जफ़र को नवाब बनाया गया क्योंकि उन्हें assassinated यानी सूली पे चलाया गया. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. जो कंपनी थी वो unwilling यानी उनकी चाह नहीं थी कि वो responsibility ले पूरे administration का. Its prime objective was the expansion of trade. बस उन्हें यही चाहिए था कि उनका trade बढ़ जाए. If this could be done without conquest, though the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. वो कहते थे कि ये कॉन्क्वेस्ट किए बिना भी हम जीत सकते हैं और लोकल रूलर्स की हेल्प से जीत सकते हैं जो विलिंग टू ग्रांट जो ये प्रिविलेजेस ट्रेड से लेके प्रिविलेजेस उनको दे देंगे. फिर टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली. फिर टेरिटरी को लेने की ज़रूरत नहीं है अगर ये चीज़ उनको मिल जाती है तो एक्सपांशन. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. ठीक है, कंपनी ने को पता चला कि ये भी मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि ये जो puppet नवाब्स थे वो भी इतने आसानी से मानने वालों में से नहीं थे. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. क्योंकि उनको कैसा था कि उन्हें अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी थी, अपना ओहदा मेंटेन करना था उनके लोगों के सामने. What could the company do when Mir Jafar protested? The company disposed him and installed Mir Qasim at his place. क्या करते जब मिर जाफिर ने इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने उसे मार दिया और इंस्टॉल यानी मिर कसीम को उनकी जगह पे बिठा दिया. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar. और जब मिर कसीम ने उन चीज़ के ऊपर कंप्लेन किया तब उनको डिफीट किया गया एक बैटल में बुक्सार में 1764. ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मिर जफ़र वॉज री इंस्टॉल. सो स्टूडेंट्स, मिर जफ़र को मारा नहीं गया था, उन्हें कैद करके रखा गया था और उन्हें वापस वो जगह मिल गई क्योंकि मिर कसीम जी को मार दिया था. द नवाब हैड टू पे रुपीज़ 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its wars. नवाब को 5 लाख हर महीने पे करने पड़ते थे कंपनी को, लेकिन कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए थे its wars and made the demands of trade and other expenses. और उनको क्योंकि उनके डिमांड काफ़ी ज़्यादा थे ट्रेड को लेके और बाकी एक्सपेंसेस को लेके. इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. उनको ज़्यादा टेरिटरीज और ज़्यादा रेवेन्यू पैसे की ज़रूरत थी. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company hadn't changed. तो मिर जफ़र जब 1765 में उनका देहांत हुआ तभी कंपनी के मूड चेंज हो गए थे. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स. ठीक है, तो वो कहते हैं कि नवाब से तो खेल चुके, अभी हमें खुद को नवाब बनना ज़रूरी है. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. और 1765 में मुगल emperor ने appoint किया कंपनी को as the Diwan of provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use a vast revenue resources of Bengal. और यही दीवानी ने क्या किया, कंपनी को उसके रिसोर्सेज जो बंगाल में थे रिसोर्सेज यूज़ करने को परमिशन दी रेवेन्यू के लिए, पैसों के लिए. दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. और इससे क्या हुआ, मेजर प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गया था कंपनी का. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांडेड. 18th सेंचुरी तक ट्रेड इंडिया एक्सपांड हो चुका था. बट इट हैड टू बाय मोस्ट अदर गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. उनको क्या करना पड़ा था, ख़रीदने पड़े थे इंडिया से गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर जो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन से. दिस वॉज बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. उस बीच ब्रिटेन के पास कुछ भी गुड्स नहीं थे इंडिया को बेचने के. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. और यही आउटफ्लो ब्रिटेन से मिलने वाले गोल्ड भी कम हो गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद. एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी. और दीवानी जैसे ही चालू हो गया तब तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था. नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अभी रेवेन्यूज़ के जो इंडिया में आते थे वो फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस स्पॉन्सर करती थी. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India. और यही पैसे से वो कॉटन और टेक्सटाइल सिल्क्स इंडिया से खरीदते थे. मेंटेनिंग कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता. राइट, सो कंपनी ट्रूप्स यानी कि कंपनी में लोग और बिल्डिंग की कॉस्ट को पूरा कवर करते थे ये एक्सपेंसेस जो उन्हें दिए जाते थे. कंपनीज ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स.
What did it mean to be Nawab? It means of course that the company acquired more power and authority. ठीक है, नवाब का मतलब क्या है? द कंपनी को ज़्यादा पावर और ज़्यादा अथॉरिटी मिलने वाली थी. बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स. ईच कंपनी सर्वेंट बिगैन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब. हर कंपनी सर्वेंट जहाँ जहाँ प्लेस थी उन सबको नवाब बनना था. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Battle of Plassey के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स टू गिव लैंड, उनको फोर्स किया गया लैंड देने के लिए और बहुत सारा पैसा देने के लिए एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड अ फॉर्चून इन इंडिया. और रॉबर्ट क्लाइव उनको खुद को ये चीज़ें दी गई. He had come in Madras, now Chennai, from England in 1743. वो मद्रास आए थे, जिसे अभी चेन्नई कहा जाता है, इंग्लैंड से, in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 euros. तो जब वो इंडिया से निकले तब उनका फॉर्चून देखिए, उन्हें कितने पैसे कमाए थे. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. ठीक है, तो उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल 1762 में, देखने के लिए कि करप्शन जो हो रहा है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों में, वो कम करने के लिए, ठीक है, और या फिर निकालने के लिए. लेकिन जब उनको कोर्ट में बुला के उनको एग्ज़ामिन किया गया, उनके ऊपर जांच पड़ताल की गई 1772 ने ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि उन सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, यानी उनको काफ़ी अजीब लग रहा था कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से. Although he was acquitted, he committed suicide in 1770. Acquitted यानी कि वो दोषी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया 1774 में. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it could not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. कुछ थे जो पहले ही मर गए डेथ इन इंडिया डिजीज़ की वजह से या वॉर की वजह से, और तो ये सही नहीं होगा ये बोलने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट थे और डिसऑनेस्ट थे. Many of them came from humble backgrounds and their utmost desire was to earn enough in India. और कुछ लोग थे जो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से भी आए थे और उनका बस यही चाह थी कि इंडिया में पैसे कमाने हैं. रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. और वापस ब्रिटेन जाना है और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना है. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. जो मैनेज कर पाए वेल्थ लेके अपना वापस जाके, वो काफ़ी फ्लैशी एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे वापस जाके ब्रिटेन में. दे वर कॉल्ड नबूब्स, एन एंग्लाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब. They were often seen as upstairs and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. आप उनको काफ़ी उच्च जात माना जाता था ब्रिटिश सोसाइटी में, और उनका हंसी मजाक भी बनाया गया है प्लेज एंड कार्टून्स में, जो आप अभी टीवी पर देखते हैं. कंपनी रूल एक्सपांड्स. If we analyze the process of annexation in Indian states by the East Indian Company from 1757 to 1857, certainly key aspects emerge. The company rarely launched any direct military attack on any unknown territory. इस कंपनी ने कोई मिलिट्री अटैक किसी पे किया नहीं, कोई भी टेरिटरी पे नहीं किया. Instead, it used a variety of political, economical and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. लेकिन उन्होंने दिमाग से काम चलाया, उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स, तरीक़ों का इस्तेमाल किया, वो अपना एक्सटेंड इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों तक पहुंच सके. स्टूडेंट्स, आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. और कंपनी ने अपने रहने वाले लोगों को इंडियन स्टेट्स में असाइन किया. दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है, वो क्या थे? पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे, और उनका जॉब यही था कि कंपनी को आगे बढ़ाना है उस पर्टिकुलर स्टेट में. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. और उनके ज़रिए इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में वो बेदखल करने लग गए. They tried to decide who was to be the successor of the throne and who was to be appointed in administrative post. और वो डिसाइड करने लग गए कि कौन किंग बनेगा
और थ्रोन का, एंड हु वांट्स टू बी, और किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगी, यानी वो गवर्नमेंट के मामले में भी गुस्ताखी करने लग गए. समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस. कभी कभी क्या होता था, कंपनी अपने आप को फोर्स करती थी स्टेट के अंदर अलायंस, सब्सिडरी अलायंस यानी अपना झुंड बनाने के लिए. According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. और इसी अलायंस के ज़रिए इंडियन के जो रूलर थे उनको परमिशन नहीं था कि उनके खुद के आर्म्ड फोर्सेस बनाए जाए. जो भी आर्म फोर्सेस होंगे वो कंपनी के खुद के होंगे. दे वर टू प्रोटेक्ट बाय द कंपनी, बट उनको प्रोटेक्ट करना था बाय द कंपनी, had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. और उन्हें subsidiary forces के लिए भी पैसे पे करने थे, क्योंकि कंपनी जो मेंटेन करती थी उनके आर्मी को, उसके लिए भी इंडिया को पैसे पे करना पड़ता था. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. और अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं दे पाते तो उनके हिस्से का एक टेरिटरी छीन लिया जाता था पेनल्टी के तौर पर. For example, when Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801, as he failed to pay for the subsidiary forces. Subsidiary forces पे नहीं कर पाए, इसलिए उनकी आधी टेरिटरी छीन ली गई. हैदराबाद was also forced to cede territories on similar ground. हैदराबाद को भी फोर्स किया गया कि उनके टेरिटरी उनको वापस दी जाए. Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मिलिट्री फोर्सेस कन्फ्रंटेशन असाइन करना चालू कर दिया जब उन्हें पता चला कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के ज़रिए लड़ाई हो सकती है. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न मिलिट्री इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. Mysore control करता था जो profit आता था ट्रेड का मलबार कोस्ट पे, जहाँ पे कंपनी पेपर एंड कार्डेमम खरीदती थी. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. और 1785 में टीपू सुल्तान ने रोक दिया था इस एक्सपोर्ट को through the ports of his kingdom, and disallowed local merchants from trading with the company. और उन्होंने अलाउ नहीं किया लोकल मर्चेंट्स को इस कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. उन्होंने फ्रेंच के साथ भी काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी और उस दोस्ती के ज़रिए उन्होंने उनकी आर्मी को मॉडर्नाइज इक्विपमेंट से इक्विप कर दिया था. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. इससे ब्रिटिश को काफ़ी गुस्सा आया. दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस. उन्होंने हैदर और टीपू को एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा. रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड जिन्हें मारने की ज़रूरत है. 4 wars वर फॉट विद मैसूर. 4 wars हुए लंबे लंबे. 1767 to 69, 80 to 84, 90 to 92 and 1799. Only in the battle of Sherikapatam did the company ultimately win a victory. लास्ट बैटल में ही कंपनी को विक्ट्री हासिल हुई. टीपू सुल्तान was killed defending his capital Seringapatam. टीपू सुल्तान मारे गए थे क्योंकि वो अपने कैपिटल को डिफेंड कर रहे थे. मैसूर was placed under the forming ruler dynasty of the Wadiyards and a subsidiary alliance was imposed on the state. और मैसूर जो था वो एक फॉर्मिंग रूलिंग डायनेस्टी के चलते वॉडियार्ड्स को दिया गया और उनका जो सब्सिडरी अलायंस था वो इम्पोज किया गया पूरे स्टेट पे. यानी कि वही चीज़ थी, यहाँ पे भी ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री रूल्स लागू हो गए थे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 18 पे हैं. वॉर विद द मराठास. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroyed Maratha power. 18th century में भी उन्होंने मराठा का पावर डिस्ट्रॉय कर दिया था with their defeat in the third battle of Panipat in 1761. उनको डिफीट करके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761.
द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली was shattered, और मराठा को दिल्ली रूल करना था और वो ड्रीम उनकी टूट गई थी. They were divided into many states under different chiefs, और वही मराठा को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया सरदार के जरिए, बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले. ठीक है, और उन्हें अलग अलग डायनेस्टी दी गई जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले. These chiefs were held together in a confederate under a पेशवा. ठीक, कॉन्फिडरी का मतलब है अलायंस. तो ये चीफ्स का एक साथ उनको माना गया और उनको पेशवा के अंडर रखा गया जो थे प्रिंसिपल मिनिस्टर, who became its effective military and administrative head based in पुणे. और वो उनके मिनिस्ट्री और मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने पुणे के. Mahadaji Sinha and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in a series of wars. Marathas को काफ़ी बड़े बड़े वॉर करने पड़े. In the first war that ended in 1782 with the treaty of Saibai, there were no clear victory. 1782 में इनको इतनी अच्छी विक्ट्री नहीं मिली. The second Anglo-Maratha War 1803-05 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. तो ये सारे territories Britishers ने जीत लिए थे. Finally, the third Anglo-Maratha War of 1817-19 crushed Maratha power. थर्ड वॉर जो था तब जाके मराठा का पावर क्रश हुआ. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur. और पेशवा को निकाला गया और उनको बिथुर कानपुर के यहाँ पे पेंशन से भेजा गया. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. पूरी कंपनी को कंट्रोल आ चुका था टेरिटरीज जो साउथ ऑफ द विंध्यास में थे उसके ऊपर. The claim to paramountcy. It is clear from the above that from the early 19th century the companies pursued an aggressive policy of territorial expansion. और इससे क्लियर हो चुका था अर्ली 19th century में कि कंपनी ने एक एग्रेसिव पॉलिसी यानी कि उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करेंगे. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. और लॉर्ड हेस्टिंग्स के ज़रिए एक नई पॉलिसी रिलीज़ करेगी पैरामाउंटेसी. नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम. और इस पॉलिसी में ये बताया गया कि कंपनी की जो अथॉरिटी है, जो लोग काम करते हैं वो पैरामाउंट और सुप्रीम, वो सबसे ऊंचे रहेंगे, सबसे बड़े रहेंगे. Hence its power was greater than that of Indian states. और उनकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से काफ़ी बड़ी है. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. और ये जो कंपनी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था और ये जस्टिफाइड भी था क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा था, वो बाकी इंडियन किंगडम को थ्रेटन कर रहे थे कि अगर ये पॉलिसी फॉलो नहीं की गई तो आपको मार दिया जाएगा और आपका किंगडम हम ले लेंगे. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. ब्रिटिश पॉलिसीज़ में भी ये व्यू दिया गया है. दिस प्रोसेस हावेवर डिड नॉट गो अनचैलेंज. अभी ये प्रोसेस भी को भी किसी ने चैलेंज नहीं किया, ऐसे तो हो नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर इन कर्नाटका टुडे, रानी चन्नम्मा टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मोमेंट. ठीक है, और जब ब्रिटिश ने एनेक्स करने की कोशिश की एक छोटे से स्टेट को, कितूर में, जो कर्नाटका में है, रानी चन्नम्मा ने क्या किया, उन्होंने अपने आर्मी लेके एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चालू कर दिया था. She was arrested in 1824 and died in prison in 1820. 1821 में उनका देहांत हुआ और 1824 में उनको अरेस्ट किया गया. But Rayana, a poor चौकीदार of Sangoli in Kittur, carried out the resistance. But Rayana एक बहुत ही छोटा सा चौकीदार था सांगोली कितूर का, उन्होंने एक रेजिस्टेंस चालू की वापस. With popular support, he destroyed many British camps and records. और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और उसके सपोर्ट से उन्होंने ब्रिटिश के बहुत सारे कैंप्स और रिकॉर्ड्स को खारिज कर दिया. He was caught and hanged by the British in 1830. और उन्हें पकड़ा गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई 1830 में. You will read more about several cases of resistance later in the book. और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये नए नए पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश लॉन्च कर रहे थे उसे रेजिस्ट किया, उन्हें मानने से इनकार कर दिया, और ऐसे केसेस आप बुक में आगे भी देखने को मिलेंगे.
In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and entire India from the northwest. 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी चिंतित हो गई थी रशिया के बारे में. उन्हें ऐसा लग रहा था कि रशिया पूरे इंडिया को कैप्चर करेगा नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करके. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. और इस वजह से ब्रिटिश को अभी नॉर्थ वेस्ट में कंट्रोल भी चाहिए था ताकि रशिया उसे कैप्चर ना कर पाए. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. वहाँ पे उन्होंने indirect company rule establish किया war जीत के. Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की वजह से वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. Annex का मतलब है पंजाब को ने हार मान ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे. The Doctrine of Lapse. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. वो एक नई पॉलिसी उन्होंने बनाई जिसे Doctrine of Lapse कहते हैं. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी. तो इसमें यह बताया जाता है कि डॉक्ट्राइन ने डिक्लेयर किया कि अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है और विदाउट अ मेल हायर और उसके आगे उनके पास कोई आगे बढ़ता है नहीं संभालने के लिए किंगडम, कोई मेल इंसान, कोई पुरुष, तो वो किंगडम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और वो कंपनी टेरिटरी का हिस्सा हो जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन. और एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम को एनेक्स किया गया. सातारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854. क्योंकि उनके वंश नहीं थे जो मेल थे जो आगे इस किंगडम को संभाल सकते थे. फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध. This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. तो उन्होंने ये कह के अवध जीता कि उनको ये जीतना ज़रूरी था क्योंकि अवध के जो लोग थे वो गवर्नमेंट उसकी अच्छी नहीं थी और उनको उस नवाब के चंगल से निकालना था. ये बहला फुसलाकर उन्होंने लोगों को बताया. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was disposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और जिस तरह से उनके नवाब को कुछ गंदी बातें बोली गई और उनकी इंसल्ट की गई तो उनके लोगों काफ़ी अचंभित हो गए, काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने ग्रेट रिवोल्ट 1857 में किया. Setting up a new administration. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. So Warren Hastings ने काफ़ी मेहनत करी थी जिस वजह से कंपनी एक्सपांड हो रही थी. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. और ये ब्रिटिश के जो टेरिटरी थे अलग अलग उनको डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिन्हें कहा गया था प्रेसिडेंसीज. There were three presidencies, Bengal, Madras and Bombay. Bengal, Madras, Bombay थी presidencies थे. Each was ruled by a governor. और हर presidency को एक governor rule करता था. The supreme head of the administration was the governor general. और supreme head भी उनका ही आदमी था जो governor general था. Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. और Warren Hastings ने गवर्नर जनरल के जरिए, गवर्नर जनरल थे वो पहले और उन्हें काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इशू किए जिस वजह से जस्टिस लोगों को मिलना शुरू हो गया. From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have two courts, a criminal court जिसे हम फौजदारी अदालत कहते हैं एंड अ सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते हैं. So Maulvists and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who preside over civil courts. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो सिस्टम बनाए गए, दो कोड बनाए गए, एक क्रिमिनल का और एक सिविल कोड का. और जो मालवीज और हिंदू लोग रहते थे वो यहाँ पे इंडियन लॉज में बैठे रहते थे और वो अपनी भाषा में
और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट्स को समझाते थे और सिविल कोर्ट को राज करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट थे ये फिर भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही थे जो रूल करते थे, लेकिन फिर भी उनका सुपरविजन ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। A major problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the Dharma Shastra. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ब्राह्मण पंडितों ने एक अलग इंटरप्रिटेशन लोकल लॉज का दिया और स्कूल्स में अलग अलग चीज़ें पढ़ाना चालू कर गए जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। और 11 पंडितों को कंपाइल करने बताया उनका ज्ञान हिंदू लॉज में। एन बी हेल्डेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एन बी हेल्डेड ने वही लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। और मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया, इकट्ठा किया गया यूरोपियन जजेस को समझने के लिए कि ये लॉज है क्या। Under the Regulatory Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. The principal figure in an Indian district was the collector. और ये जो principal figure थे Indian district के वो एक collector थे. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. तो उनका टाइटल जैसे सजेस्ट होता है कलेक्टर, तो वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, पैसे कलेक्ट करते थे, टैक्सेस, लॉ मेंटेन करते थे और उनके डिस्ट्रिक्ट की हेल्प करते थे, जजेस की हेल्प करते थे, पुलिस ऑफिसर्स को की मदद करते थे और दारोगास को मदद करते थे। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. और यही जो कलेक्ट्रेट जिसे कहा गया था वो तो न्यू सेंटर बन गया था पावर एंड पेट्रोनेज का, जिससे क्या हो गया था प्रीवियसली जिनकी भी अथॉरिटी जो भी थी वो सारी अथॉरिटी को खारिज करके इसे लाया गया। The company army. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on the military strength. So colonial rule के चलते इंडिया में बहुत सारे नए आइडियाज़ और एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, बट उनकी जो पावर थी, मेन पावर, वो तो मिलिट्री के स्ट्रेंथ में थी। The Mughal army was mainly composed of cavalry, savars, trained soldiers on horseback, and infantry, that is पैदल foot soldiers. They were given training in archery, तेज अंदाजी and the use of the sword. उनको ट्रेनिंग दी गई स्टूडेंट्स मुगल आर्मी ने। मुगल आर्मी के जो लोग थे उनको बेसिक चीज़ें आती थी तो उनको नई चीज़ें सिखाई गई। The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professional trained infantry. तो वो कह रहे हैं कि द कैलवरी जो थी उन्होंने डोमिनेट कर लिया था इंडियन आर्मी को, और जो मुग़ल स्टेट को ज़रूरत नहीं लग रही थी कि वो इतनी सारी नई चीज़ें सीखे अपने आर्मी के लिए, क्योंकि जो वो जानते थे वो काफ़ी अच्छा था उनके हिसाब से। द रूरल एरियाज़ हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पेजेंट्स एंड द लोकल ज़मींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। और ये मुग़ल को पैदल सोल्जर्स रूरल एरियाज़ के लोग सप्लाई करते थे, आर्म पेजेंट सप्लाई करते थे, लोकल ज़मींदार सप्लाई करते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successors, states like Awadh and Benares, started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. A change तब आया जब 18th century में मुग़ल successors states like Awadh and Benares ने रिक्रूट यानी हायर करना चालू कर दिया peasants को उनकी आर्मी में और उनको ट्रेन करना चालू कर दिया as professional soldiers. The East Indian Company adopted the same method when it began recruiting for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, which is from the Indian word Sipahi means soldier. ये ईस्ट इंडियन कंपनी ने भी वही सिस्टम अडॉप्ट किया अपने लोगों को रिक्रूट करने के लिए आर्मी में, तो उन्हें सिपॉय आर्मी कहा गया, जो इंडियन ओरिजिन से ही आया था, जिसे सिपाही कहते हैं स्टूडेंट्स। As warfare technology changed from 1820, the cavalry requirements of the company's arm declined. जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी बढ़ी 1820 में, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स थे कैलवरी के वो भी अलग हो गए थे और उन्हें खारिज किया गया।
This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. ठीक है, मस्केट्स एंड मैचलॉक्स नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ब्रिटिश एम्पायर बुरमन, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. और ये जो soldiers थे company's army के, उनको pace यानी उनको तेज़ी से काम करना पड़ा क्योंकि उनके military के requirements काफ़ी बढ़ते गए, change होते गए. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Early 19th century में British ने एक uniform military culture बनाने का सोचा. Soldiers were increasingly subjected to European style training. Soldiers को European style training दी गई, drill and discipline that regulated their life far more than before, जिन्होंने उनकी life को काफ़ी अलग ही अंदाज या मोड़ दे दिया था. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. और ये problems create करता था क्योंकि caste और community के जो feelings होते थे उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता था जब ये आर्मी फोर्स सोल्जर्स का बन रहा था तभी. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? क्या आपको लगता है ये सही बात है कि एक इंसान अपने कास्ट, अपने धर्म, जात को छोड़ के सीधा जाके आर्मी में घुस जाए? Could they see themselves only as soldiers and not as members of the community? क्या वो सिर्फ अपने आप को सोल्जर्स देखेंगे या फिर अपने members of the community भी देखेंगे? What did the sepoys feel? सेपॉय को क्या फील हुआ? How did they react to the changes in their lives and their identity, that is, their sense of who they were? The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. You will read about this revolt in chapter 5. यही revolt 1857 का हमें glimpse देगा जो वर्ल्ड ऑफ सिपॉयज के, जो आप रीड करेंगे इसके आगे. चलिए देखते हैं, छोटा सा कंक्लूजन है नीचे. क्या है कंक्लूजन में लिखा हुआ? कंक्लूजन में क्या मेंशन किया है कि Thus, the East Indian Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से पूरे इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया था. The arrival of new STEM technology in the early 19th century also aided this progress. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. 6 से 8 महीने लगते थे इंडिया में पहुंचने के लिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी फुर्ती से काम हो चुका था. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. तो steamships ने टाइम की जर्नी काफ़ी कम कर दी थी, इस वजह से इंडिया में ब्रिटिशर्स आराम से उनके फैमिली के साथ आके रहने लग गए. In 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. ठीक है, combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East Indian Company had virtually the whole of India under its control. ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश की और जो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करके इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश की. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स अभी कुछ डेट्स जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन किए गए हैं. चलिए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट लाइन्स पे नज़र डालते हैं. 1498 वास्को डे गामा, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. 1600 द ईस्ट इंडियन कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I, granting it the sole right to trade with the East. 1650 to 1750 the period when Europeans entered India as traders. 1651 within 1 year, the first English factory was set up on the banks of the river Hooghly. 1696, the company began building a fort around the settlement. 1700 to 1750, breakup of the Mughal emperor, British started their conquest to India. मुगल emperor की मौत होने के बाद ब्रिटिश ने अपने इंडिया में कॉन्कर करना शुरू कर दिया. 1707, औरंगजेब died. 1756, Alwidari Khan died and Sirajudaulah became the Nawab of Bengal. 1761 to 1782, Hyder Ali was the ruler of Mysore. 1757, the Battle of Plassey took place. 1764, the Battle of Buxar took place. 1765, Mir Zafar died. Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. 1775 to 1782, the first Anglo-Maratha war took place. 1782 to 1799, Tipu Sultan was the ruler of Mysore.
1767 to 1769, the first battle between the company and the Mysore took place. 1780 to 1784, the second battle between the company and Mysore. 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the parts of his kingdom and disallowed local merchants from trading within the company. 1790 to 1792, the third battle between the company and Mysore. 1799, the last battle between the company and Mysore. Tipu Sultan was killed in this battle. 1801, the Nawab of Awadh was forced to give half of his territory to the company. 1803 to 1805, the Second Anglo-Maratha War took place. 1817 to 1819, the Third Anglo-Maratha War took place. 1813 to 1823, Lord Hastings was the Governor General of India. 1849, Punjab was annexed. 1848 to 1856, Lord Dalhousie was the Governor General of India. 1848, Satara was annexed. 1850, Sambalpur was annexed. 1852, Udaipur was annexed. 1853, Nagpur was annexed. 1854, Jhansi was annexed. 1856, the company took over Oudh. And 1857, the Great Revolt broke out in India.